हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स गुरु में स्वागत है। मैं मनोज सर पुनः अकाउंटेंसी का वायरल क्वेश्चन पेपर जो कि क्लास 11th का है लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुआ है। तो आप जानते हैं कि क्लास 7th का एग्ज़ाम जो है आगामी 18 अप्रैल को निर्धारित है। तो आप इस मॉडल सेट क्या यूँ कहें कि वायरल क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन का सेट है, 40 प्रश्नों का एक सेट है। तो आप इसको ज़रूर देखें। कुल 40 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इनको आप एक बार देख लेंगे तो आपके एग्ज़ाम जो होंगे बहुत आसान हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो आइए फटाफट इन 40 प्रश्नों के उत्तर को देखते हैं। पुस्तपालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी? वेन वाज द फर्स्ट वुड ऑन बुक्स कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। तो यहाँ देखिए थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, ये वेन वाज द फर्स्ट बुक होना चाहिए, ठीक है। वेन वाज द फर्स्ट बुक ऑन बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी पब्लिश्ड ऑन, तो ये हो जाएगा 1494 में, ठीक है। 1494 में प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई थी दोहरा लेखा प्रणाली की। उसके जो राइटर थे वो लुकास पासियोली थे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड, दीर्घकालीन दायित्व है। तो दीर्घकालीन दायित्व जो है वो किसका है? डिवेंचर का, ठीक है। लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इज डिवेंचर। थर्ड क्वेश्चन है, रूढ़िवादिता के सिद्धांत के अनुसार अंतिम स्टॉक का मूल्य निकाला जाता है। अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिज्म द क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट। तो लागत मूल्य पर, बाजार मूल्य पर, यानी लागत एवं बाजार मूल्य दोनों में कम हो। तो ये ऑप्शन जो सी है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस विचर इज लेस, ठीक है। तो ये जो है आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, लेखांकन सिद्धांतों का महत्व है। द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज। तो जो लेखांकन सिद्धांतों का महत्व है वो क्या क्या है? यानी निवेशकों के लिए, यानी फॉर इन्वेस्टर्स, लेखापालकों के लिए, फॉर अकाउंट संरक्षकों के लिए, फॉर ऑडिटर्स, और इनमें से सभी, यानी ये सभी जो हैं ये करेक्ट आंसर हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय का लेनदार माना जाता है? तो ये किसके अनुसार होता है? तो ये है आपका इकाई की अवधारणा, ठीक है। एंटिटी कॉन्सेप्ट के अनुसार इसको हम लोग मानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, रोजनामचा में कितने कॉलम होते हैं? हाउ मेनी कॉलम्स आर देयर इन ए जर्नल? तो 5 होते हैं, बहुत ही आसान है। डेट पार्टिकुलर, एलएफ और अमाउंट के 2 कॉलम होते हैं, ठीक है। तो 6 का ऑप्शन सी सही है। 7वां देखिए, लेन देन की संक्षिप्त व्याख्या को कहते हैं। तो जो लेन देन की संक्षिप्त व्याख्या होती है उसको हम लोग नरेशन बोलते हैं, स्पष्टीकरण, ठीक है। द ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ द ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड नरेशन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, रोकड़ बही के नकद खाने का शेष सदैव होता है। द बैलेंस ऑफ कैश कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शोज एज। तो ये हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस, ठीक है। जितनी भी संपत्तियां होती हैं उन सभी का हमेशा डेबिट बैलेंस ही होता है। कैश ही नहीं मैं बात कर रहा हूँ, जितनी भी एसेट्स होते हैं सबकी जो संपत्तियां होती हैं वे डेबिट बैलेंस ही होती हैं, ठीक है। तो अभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा जो चैनल है क्लास 9, 10, 11, 12 कॉमर्स के लिए तो मुख्य रूप से है ही है। इसके अलावा अन्य विषय के भी लिए मॉडल सेट, वीवीआई क्वेश्चन, वायरल पेपर और आंसर की जारी किया जाता है। तो आप आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, विक्रय बही में लिखा जाता है इन सेल्स बुक रिकॉर्ड इज मेड। तो जो सेल्स बुक होता है माल का सभी उधार विक्रय, ठीक है। सेल्स बुक में क्या होता है? माल का सभी उधार विक्रय, ठीक है। ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पासबुक के डेबिट शेष का अर्थ है डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक मीन्स। तो जो पासबुक का डेबिट बैलेंस है वो क्या है? आपका अधिविकर्ष प्रदर्शित करता है, ठीक है। सॉरी, अधिविकर्ष नहीं, अनुकूल शेष, ठीक है। क्या प्रदर्शित करेगा? आपका अनुकूल शेष। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा हिंदी और अंग्रेजी वाले में थोड़ी सी मिसप्रिंट हुई है। यहाँ देखिए लिया है पासबुक के डेबिट शेष, ठीक है, और यहाँ कह रहा है एज पर कैश बुक। तो कैश बुक के अनुसार अगर डेबिट शेष है तब तो वो आपका अनुकूल बैलेंस होगा, लेकिन यदि पासबुक के अनुसार, ठीक है, अगर हिंदी वाले को हम लें पासबुक के अनुसार अगर डेबिट शेष है तो वो आपका अधिविकर्ष हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा मिसप्रिंट है। आगे चलते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जब ग्राहक माल लौटाता है तब उसे भेजा जाता है। व्हेन ए कस्टमर रिटर्न गुड देन ही इज सेंट ए। तो जब ग्राहक जो है माल लौटाता है, माल लौटाने के बहुत से कारण होते हैं, या कुछ खराब हो, ज़रूरत से अधिक आ गया हो, उसकी गुणवत्ता खराब हो, तो ग्राहक जो है माल को लौटा देता है। तो लौटाने पर उसे क्या भेजा जाता है? तो उसे हम लोग क्रेडिट नोट भेजते हैं, ठीक है, जमा पत्र, ठीक है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 5,000 रुपये का माल मुफ्त में नमूना के तौर पर बाजार में वितरित किया गया। रोजनामचा में प्रविष्टि होगी गुड्स वर्थ
5000 were distributed as free samples in the market, the journal entry will be। तो जो हम नमूने के लिए माल फ्री में दे रहे हैं तो इसकी एंट्री क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है। क्या होगी एंट्री, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। ये आपका ऑप्शन जो थर्ड है ये आपका करेक्ट है, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट और टू आपका परचेज अकाउंट, ठीक है। अगर एंट्री भी बनाने में आपको कहीं दिक्कत होती है तो मेरे चैनल पर जर्नल एंट्री से संबंधित बहुत सारे वीडियो हैं, आप प्लेलिस्ट में जा करके उसको सर्च करके आप आसानी से उसको देख सकते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। तलपट किस प्रकार की शुद्धता को दर्शाता है? व्हाट टाइप ऑफ एक्यूरेसी इज इंडिकेटेड बाय ट्रायल बैलेंस। तो जो तलपट होता है वो सदैव अंकगणितीय शुद्धता को ही बताता है, यानी अर्थमेटिकल, ठीक है। यानी आप समझ लीजिए कि जो तलपट का बैलेंस मिल जाता है उसके बाद भी तलपट के पूर्व जो हमने क्रियाकलाप किया है उसमें कहीं न कहीं कुछ अशुद्धियाँ हो सकती हैं, सैद्धांतिक अशुद्धियाँ हो सकती हैं, क्षतिपूरक अशुद्धियाँ, यानी तलपट के मिल जाने के बाद भी जो अशुद्धियाँ उसमें विद्यमान होती हैं वो होने की संभावना होती है। यानी तलपट मिल जाने के बाद भी हम ये नहीं कह सकते कि हमारे खाते जो है पूर्णतः सही है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। तलपट है ट्रायल बैलेंसेज, विवरण खाता, सहायक भी खाता भी। तो बहुत ही आसान प्रश्न है। तलपट क्या है, एक विवरण है, स्टेटमेंट है, ठीक है। ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। राजन को 2900 का माल बेचा परंतु विक्रय बही में 9200 लिखा गया, तो यह कहलाएगी। यह किस प्रकार की अशुद्धि कहलाएगी, आपको पता ही होगा, नहीं पता होगा तो इसको नोट कर लीजिए। ये जो अशुद्धि है हिसाब की अशुद्धि कहलाएगी, ठीक है, हिसाब की अशुद्धि, एरर्स ऑफ कमीशन। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि ह्रास एक प्रक्रिया है। डिप्रिसिएशन इज अ प्रोसेस ऑफ। संपत्ति के मूल्यांकन का, संपत्तियों के सत्यापन का, संपत्तियों की लागत को उसके उपयोगी जीवन में बांटने का, संपत्ति के मूल्य को घटने का। तो आपको कौन सा लग रहा है, ये ऑप्शन सी जो है वो सही है, ठीक है। ऑप्शन सी, संपत्तियों की लागत को उसके उपयोगी जीवन में बांटने का, ठीक है। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स इज टू इट्स यूजफुल लाइफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अप्रचलन के कारण मूल्य में कमी का अर्थ है डिक्लाइन इन द वैल्यू ड्यू टू ऑब्सोलेंस मीन्स। तो जो अप्रचलन होता है उसके कारण क्या हो जाता है, नवनिर्माण एवं आविष्कार, यानी जो उसका जो कारण होता है, कोई नवीन टेक्नोलॉजी मार्केट में आ जाए या कोई नया आविष्कार हो जाए, कोई नया इनोवेशन या इन्वेंशन हो जाए तो अप्रचलन हो जाता है। मशीनें जो है, नई मशीन भी खराब हो सकती है, उसका प्रयोग जो है नाम मात्र का हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। एक मशीन है 20,000 में खरीदी गई और क्रमागत ह्रास विधि से 20% वार्षिक की दर से ह्रास लगाया गया। तीसरे वर्ष के अंत में संपत्ति का मूल्य होगा। तो क्रमागत ह्रास विधि से जब ह्रास लगाया जाएगा तो आप जानते हैं इसको रिटर्न डाउन मेथड होगा। तो रिटर्न डाउन मेथड के अंदर जो तीसरे साल ह्रास लगाया जाएगा वो आपका आएगा 10,240। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। आयोजन है, प्रोविजन आर। तो जो आयोजन है वो लाभ के ऊपर प्रभार है, ठीक है, लाभ के ऊपर प्रभार, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। दुबंत ऋण या अप्राप्त ऋण से प्राप्ति है। रिकवरी ऑफ बैड डेब्ट्स इज। तो जो ऋण हमारा बैड डेब्ट्स हो गया लेकिन वो एकाएक प्राप्त हो जाता है तो उसे हम क्या समझेंगे, उसे हम आयगत प्राप्ति समझेंगे, ठीक है। क्या समझेंगे, रिवेन्यू रिसिप्ट। ये हमारा एक प्रकार से आयगत प्राप्ति है। हमारा बैड डेब्ट्स था लेकिन एकाएक प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। विनिमय पत्र एक ... लेख पत्र है। ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट। तो ये क्या होता है, शर्त रहित होता है। विनिमय पत्र एक शर्त रहित होता है, ठीक है। क्या होता है, शर्त रहित, अनकंडीशनल, यानी 21 का ए। 22 देखिए। विनिमय बिल में पक्षकार यहाँ पत्रकार लिखा होगा, पत्रकार की जगह पक्षकार होगा, ठीक है। तो यहाँ विनिमय बिल में पक्षकार होते हैं। द पार्टीज टू ए बिल ऑफ एक्सचेंज आर। तो विनिमय बिल में लेखक होता है, स्वीकर्ता होता है, प्राप्तकर्ता होता है, यानी उपरोक्त सभी होते हैं, ऑल ऑफ दीज होता है। नोटिंग व्यय का भुगतान बिल का धारक द्वारा किया जाता है परंतु इसे वसूला जाता है, लास्ट में इसे जो वसूला जाएगा वो स्वीकर्ता, ठीक है, ड्रावी से ही वसूला जाएगा क्योंकि वही जो है इसका सच्चा देने का उत्तरदायी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिए फटाफट। ए ने बी पर एक बिल लिखा, ए ने बिल सी को बेचान कर दिया, बिल का प्राप्तकर्ता होगा। अब बिल का प्राप्तकर्ता कौन होगा, तो इसका जो प्राप्तकर्ता होगा वो सी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बिल लास्ट में सी के पास ही है। बिल जो है
ए ने बी पर लिखा और ए ने बिल को सी को बेचान कर दिया, तो करंट में जो बिल है वो सी के पास है, तो उसका बिल का भुगतान प्राप्तकर्ता जो है वो सी ही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। यहाँ देखिए कुछ दिया हुआ है तलपट, नीचे दिए गए तलपट की सूचनाओं के आधार पर प्रश्न संख्या 31 से 36 के उत्तर दीजिए। ठीक है, आगे यहाँ देखिए हम लोग आते हैं। अब यहाँ ये जो है ये थोड़ा सा गलत जगह दे दिया है, अभी ये 24 के बाद 25 आइए, यहाँ शुद्ध क्रय है। ठीक है, शुद्ध क्रय, ये निर्देश थोड़ा सा यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये 31 से 36 नहीं 25 से 30 तक होना चाहिए। कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ एक तलपट है, इसको देख लीजिए, उसके बाद प्रश्न जो पूछ रहा है उसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। तो 25 है शुद्ध क्रय, नेट परचेज। तो नेट परचेज क्या होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। तो इसको आप घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, परचेज माइनस परचेज रिटर्न कर लेंगे, तो इसको करने के बाद जो आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आएगा 58,000 रुपये। ठीक है, 58,000 रुपये। तो नेट शुद्ध क्रय निकालने का तरीका क्या है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न। यहाँ देख लीजिए आप, परचेज देख लीजिए कितना है, क्रय ये देखिए दिया हुआ है। ठीक है, ये है, और इसमें से आप परचेज रिटर्न को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, ये 2,000 आपका परचेज रिटर्न है, तो 58,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से दिया हुआ है शुद्ध विक्रय, शुद्ध विक्रय भी हो जाएगा, विक्रय माइनस विक्रय रिटर्न हो जाएगा, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो यहाँ देख लीजिए आपका 1 लाख विक्रय है और विक्रय वापसी जो है 6,000 है, तो 94,000 आ जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, बी 26 का बी हो जाएगा सही। ठीक है, 27 देखिए, यदि अंतिम रहतिया 36,000 हो तो सकल लाभ होगा, तो जो सकल लाभ हो जाएगा आपका वो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 27 का सी हो जाएगा 20,000 रुपीज़। ठीक है, सी हो जाएगा, सॉरी 46,000 46,000 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए, देनदारों पर 5% संचय करना है, तो मैं इसका उत्तर बता रहा हूँ, आप इसको क्लियर कर लीजिएगा। देनदारों पर 5% संचय करना है, तो जो देनदार हैं उन पर 5% आपको निकालना होगा। देनदार देखिए यहाँ दिया हुआ है, देनदार जो है जहाँ पे है देनदार और लेनदार। ठीक है, तो ये आपका देनदार है 40,000 रुपये, इसका 5% निकाल लेंगे, 5 चौका 20 आपका 2,000 रुपीज़ आएगा, सॉरी 2,000 आएगा। तो ये आपका आंसर सी जो है 28 का सी हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 29 देखिए, उपस्कर पर 10% की दर से ह्रास होगी, तो उपस्कर आप देख लीजिए, उपस्कर यानी फर्नीचर। ठीक है, फर्नीचर देख लीजिए, यहाँ इसमें तलपट में दिया होगा फर्नीचर, यहाँ नीचे दिया हुआ है उपस्कर 12,000। ठीक है, तो 12,000 का 10% 1,200 रुपये हो जाएगा, आपका कितना हो जाएगा 1,200 रुपये। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और 30वां प्रश्न देखिए, अंतिम रहतिया 36,000 होने पर विक्रय लागत बराबर क्या। तो जब अंतिम रहतिया 36,000 होने पर विक्रय लागत कितना हो जाएगा, तो ये आपका जो विक्रय लागत होगा ये 48,000 रुपये हो जाएगा। तलपट के ही आधार पर सब सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। 31 देखिए, इनमें से कौन चालू संपत्ति है, तो कौन चालू संपत्ति है, आपका रसिया है, विविध देनदार है, कुर्दत्व, यानी उपरोक्त सभी जो है वो करंट एसेट्स के अंतर्गत आते हैं। यदि विक्रय मूल्य 4 लाख रुपये विक्रय लागत है और 3,10,000 रुपये तथा परिचालन व्यय है और 60,000, तो सकल लाभ की गणना करनी है। ठीक है, तो 32 वाला जो है प्रश्न 32 का बी जो है 90,000 रुपये आएगा। सकल लाभ की गणना कैसे करेंगे आप, तो इसमें आपको पहले क्या करना होगा, पर आपको इसमें दिया है आपको सकल लाभ निकालना है, सकल लाभ आपका आ जाएगा 90,000 रुपये। 33वां देखिए, 33वां प्रश्न, अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं, फाइनल अकाउंट आर प्रिपेयर्ड कैलेंडर वर्ष के अंत में, लेखांकन अवधि के अंत में। तो ये जो अंतिम खाते तैयार किए जाते हैं ये कब तैयार किए जाते हैं, फटाफट कमेंट करके बताइए कब तैयार किए जाते हैं। तो ये जो तैयार किए जाते हैं लेखांकन अवधि के अंत में। ठीक है, एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, अंतिम खाते वर्ष के अंत में ही बनाए जाते हैं। लेखांकन अवधि जो आपका हो, चाहे 1 जनवरी से 31 दिसंबर हो, चाहे 1 अप्रैल से 31 मार्च हो। ठीक है, 34वां प्रश्न देखिए, क्रय किए गए माल पर ढुलाई एवं भाड़ा को दिखाया जाता है। तो जो क्रय पर माल की ढुलाई और भाड़ा होती है उसे हम व्यापार खाते में दिखाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में। ठीक है, 34 का आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। 35 देखिए, निम्न में से कौन सा इनपुट उपकरण नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस। तो
कीबोर्ड, मैग्नेटिक डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ये तीनों आपके इनपुट डिवाइस हैं और जो मॉनिटर है वो आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, आगे चलिए 36वां देखिए, इनमें से कौन कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? तो जो सीपीयू है वो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेड टू बी द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर? तो सीपीयू। 37 नंबर क्वेश्चन, कौन से दो अंक बाइनरी पद्धति में उपयोग होते हैं? तो जो 0 1 होता है वो बाइनरी पद्धति में प्रयोग होता है, ऑप्शन बी। ठीक है, 38 नंबर, लेखांकन प्रतिवेदन में कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए? तो ये सभी होने चाहिए, यानी रिलीवेंस होना चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए और कंप्लीटनेस होना चाहिए। तो ऑल ऑफ दीज ये जो है करेक्ट है। 39 क्वेश्चन, निम्न में से कौन डीबीएमएस का उपकरण है? तो डीबीएमएस का उपकरण कौन है? तो वो है आपका ऑप्शन डी। डी जो है कौन है? ये है आपका ऑप्शन डी। ए और सी दोनों है। ठीक है, ए आपका हो जाएगा फाइल मैनेजर और डेटा शब्दकोश यानी डेटा डिक्शनरी। हम लास्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन देखने से पहले चैनल को भी अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और एग्ज़ाम के बाद आपका आंसर की सबसे पहले कॉमर्स गुरु चैनल पर आएगा, तो आंसर की भी आप जरूर देख लीजिएगा। और ऐसे ही वायर पेपर मॉडल सेट के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन फटाफट देख लीजिए, SQL का पूरा नाम क्या है? तो SQL का जो पूरा नाम है वो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज।